तो उसका नाम हकीकत में यूनिफॉर्म हिंदू कोड होना चाहिए। कि मुस्लिम्स की जो पूरी एक परंपरा है, अगर देखा जाए तो वो सारी खत्म कर दी इन लोगों की। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद में आप सेक्शन 3D की वजह से प्रोहिबिटेड दिल्ली में शादी नहीं कर सकते हैं। आप मतलब मुस्लिम्स अपनी खाला की बेटी, चाचा की बेटी से शादी कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और ये तो यानी कि सीधा सीधा कुरान में इंटरफेरेंस है। कुरान हमें आजादी देता है किस बात की? कुरान बाकायदा एक कोड ऑफ कंडक्ट है, कुरान एक कानून है मुसलमानों के लिए। अब इन्होंने क्या कहा कि आप किसी और तरीके से तलाक कर ही नहीं सकते। मुसलमानों से कुरान छीन लोगे तो क्या बचा? खत्म, कुछ नहीं बचा। हम तो एम्प्टी शेल हो गए खाली। अरविंद केजरीवाल ने और पूरी टीम ने पूरा का पूरा ठीक रहा, मरकज निजामुद्दीन पर जब फोड़ा, वो क्या मामला था? फिर मौलाना साहब का क्या स्टैंड रहा? उसमें किस तरीके से आप लोगों ने कामयाबी हासिल करी? ये वरना तो उस वक्त क्या चलाते थे कि साहब दिल्ली में सपोज कर लिए 5,000 कोरोना केस, जिसमें से 2,500 तबलीगी जमात के। तबलीगी जमात का एक अलग उन्होंने वो बना दिया, पूरा अलग डेटा बताना शुरू कर दिया। तो बेसिक तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हर तरह की करने के लिए। लेकिन उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज ने बिल्कुल निष्पक्ष काम किया। क्या सांसद महोदय जब बने हैं उसके बाद से कुछ मिजाज चेंज हुआ है, या आपने अपना आपको बैकफुट पे कर लिया कि आजाद समाज पार्टी के साथ नहीं लगना? मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद की। जी जी। लेकिन उसके बाद से रेगुलर सारी जितनी भी मस्जिदें हैं, जितनी भी हमारी दरगाहें हैं, चाहे वो अजमेर दरगाह हो या फिर ये मामला ज्ञानवापी का मामला हो या अभी संभल वाला मामला हो, तो इसमें 91 में जो वर्कशिप एक्ट बना था वो कहीं स्टैंड करता है या नहीं करता है? आज तक भी वो एक्ट वैलिड है। बाबरी मस्जिद का जब डिसीजन आया, उस डिसीजन में ये कहा गया कि यहां पर कभी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी, कोई इस बात के एविडेंस नहीं मिलते। ठीक है। दूसरा, रामलला वहां पर पैदा हुए थे नहीं हुए थे, इस बात के कोई एविडेंस नहीं होते। उसमें कहा उसी जजमेंट में आस्था के आधार पर भी फैसला दे रहे। एक बात और कही, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? द एसआर के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया एपिसोड लेकर, एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच में मौजूद हूं। पिछले 1.5-2 महीने से पॉलिटिकल पूरा कवर कर रहे थे, दिल्ली चुनाव को आपको दिखाया, लेकिन आज का मुद्दा, आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल रहने वाला है, मेरे लिए भी, बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो जुडिशरी के बारे में कम जानते हैं। सोशल मीडिया पर एक मुद्दा मैंने खुद भी बहुत ज्यादा कंगाला, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं मिल पाई। जितने भी लोग उसके बारे में जानते हैं, इस सिविल कोड के बारे में जानते हैं, इतना नहीं जानते कि कोई सामने वाला सेटिस्फाई हो जाए। इसीलिए ये मुद्दा मैंने उठाकर रख लिया था कि जिस दिन भी मैं शाहिद अली भाई से मिलूंगा, इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। शाहिद भाई का इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दूं तो 10 मिनट 15 मिनट भी मैं निकाल सकता हूं, लेकिन छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। कोरोना के अंदर जिस टाइम दिल्ली सरकार ने अपनी नाकामी का ठीकरा दिल्ली निजामुद्दीन मरकज के ऊपर फोड़ा, तो आपने इस केस को संभाला और कामयाबी मिलने तक इस केस को देखा और लोगों को बताया कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने ये जो फरेब मरकज निजामुद्दीन के साथ किया था, उसका पर्दाफाश किस तरीके से हुआ, उन चीजों पे भी बात होगी। लेकिन सबसे मेन मुद्दा जो मेरा भाई के पास आने का है वो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। इसीलिए मैंने इसको अपने इंट्रोडक्शन में लिया, ताकि जब आप मेरा इंट्रो सुने तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग मजबूर हो जाएं। शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? बहुत सारे टॉपिक हैं मेरे पास बात करने के लिए आपसे, लेकिन मैं बार बार अपने इंट्रोडक्शन में भी इसी चीज की चर्चा कर रहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखने की कोशिश की है, लेकिन मुझे इसकी कहीं पर भी खुलकर कोई ऐसी चीज नहीं मिल पा रही कि जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, मैं ये समझने के लिए मैं ये समझूं कि मैं इससे मुझे क्या नुकसान है, या ये जब लागू हो रहा है तो इसमें मुसलमानों को ही सिर्फ नुकसान है या हिंदुओं को भी नुकसान है। ये सारा मामला क्या है? क्योंकि आप एक वकील हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं आप, इन सारे मुद्दों के आपके नजर जो है बारीकी से रहती है। क्या है ये पूरा मामला? क्योंकि ये उत्तराखंड में ये लोग लागू कर चुके हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है, क्या यहाँ पर भी इस चीज का खतरा है? क्या है, क्या मामला रहेगा पूरा? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर मैं एक अल्फाज में कहूं तो उसका नाम हकीकत में यूनिफॉर्म हिंदू कोड होना चाहिए। अच्छा।
और ये जो एक कवायद चल रही है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये बेसिकली उसमें एक कदम है। संविधान को तो बदल नहीं सकते ये लोग। अब संविधान को नहीं बदल सकते हैं तो इन्होंने उसमें एक वाया मीडिया निकाला, कुछ और रास्ते निकाले कि हम किस तरह से इसको हम हिंदू राष्ट्र बना सकें। मैं इतना रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद है, उसके पीछे के रीजंस भी मैं आपको बताता हूं और इन्हीं के एक्ट के जरिए मैं बताता हूं आपको। देखिए, इसमें एक सेक्शन 3D है। सेक्शन 3D में क्या है, बेसिकली हिंदू में क्या होता है, जो हिंदू मैरिजेस है कि वहां प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड डिग्री का मतलब चाचा का बेटा या बेटी, मामा, खाला, ठीक है, बिल्कुल, और भी बहुत सारी डिग्रीज हैं। लेकिन यहां पर मुसलमानों में शादी कर सकते हैं, चाचा के यहां पर, खाला के यहां पर, फूफा के यहां पर। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद में ये सब पे लागू हो गया कि आप कर ही नहीं सकते शादी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद में आप सेक्शन 3D की वजह से प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी नहीं कर सकते हैं आप। मतलब मुस्लिम्स अपनी खाला की बेटी, चाचा की बेटी से शादी कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और ये एंड वाइस वर्सा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेक्शन 3D में उन्होंने बार कर दिया कि जो प्रोहिबिटेड डिग्री में है वो शादी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली जो आर्टिकल 25 हमें धर्म की आजादी देता है और अपने धर्म के मुताबिक शादी ब्याह करने की बात करता है, तो ये तो आपने खत्म कर दिया। ये तो कहते हैं कि नहीं साहब, अपने हिसाब से आप शादी करिए, निकाह करिए। भाई, निकाह तो आपने खत्म कर दिया ना, आप तो कर ही नहीं सकते वहां पर निकाह। तो फिर अपने धर्म के हिसाब की बात ही कहां रह गई। एक बात सिर्फ ये नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर इसी मुद्दे की बात करें तो ये इतना खतरनाक मुद्दा है कि मुस्लिम्स की जो पूरी एक परंपरा है, अगर देखा जाए तो वो सारी खत्म कर दी इन लोगों ने। इसमें एक ही बात नहीं है, अभी और दूसरी बात सुन लीजिए। एक और बहुत इसके अंदर खतरनाक बात मैं तो यही सुन के घबरा गया कि इतना एक और खतरनाक बात जो हमें पता ही नहीं आज तक। इन्होंने एक सेक्शन 29 इसके अंदर लिखा। सेक्शन 29 में लिखा कि अब जो तलाक होंगे या मैरिज जब डिसॉल्व होंगी, सिर्फ यूसीसी के माध्यम से होंगी, सेक्शन 29 के माध्यम से होंगी, और तमाम तरह के तलाक खत्म कर दिए। तो यानी कि सीधा सीधा कुरान में इंटरफेरेंस है। कुरान हमें आजादी देता है किस बात की, कुरान बाकायदा एक कोड ऑफ कंडक्ट है, कुरान एक कानून है मुसलमानों के लिए, जिसमें आयत नंबर 227, 228, 229 और सूरह अल बकरा और सूरह तलाक पूरी एक सूरत है, सूरह निसा पूरा एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके ये जो चीजें आई कि साहब आपस में बातचीत हो जाए या आपके आर्बिट्रेशन हो जाए, ये बेसिकली सूरह निसा से आई। बहरहाल ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है तलाक का, ये तलाक कैसे होगा। अब इन्होंने क्या कहा कि आप किसी और तरीके से तलाक कर ही नहीं सकते, मतलब अगर तलाक चाहिए तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। सेक्शन 29 के तहत ही आप जाएंगे तलाक के लिए, उसमें कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं, उन्हीं ग्राउंड्स पर जाएंगे और कोर्ट से डिक्री लेकर ही आएंगे आप। उस ग्राउंड्स में क्या बंदिशें हैं? अगर आप उस ग्राउंड्स में तो तमाम बंदिशें, सबसे पहले तो जो हमें कुरान ने दिया राइट्स, जो तमाम तरह की फॉर्म्स हैं तलाक की, जो एक पूरा एक उसके ऊपर पूरी फिलोसफी है, सूरह तलाक है, आयत नंबर 227, 228, 229 है, आपने उसका पूरा इफेक्ट खत्म कर दिया। अब बताइए हमारे देश में कुरान का इफेक्ट आप खत्म कर लेंगे और मुसलमान उसको आराम से, मेरी समझ में नहीं आ रहा, इस पर तो बहुत जबरदस्त वाला आंदोलन होना चाहिए था कि आपने ऐसा कानून बना दिया। अब बदकिस्मती ये है कि जो हमारे उलेमा हैं वो भी शायद पढ़े लिखे नहीं है या पढ़ना लिखना नहीं जानते या दबाव में रहते हैं सरकारों के, जो अपनी जबान इस चीज पर नहीं खोलते। एक तरफ तो आपने कह दिया कि साहब आप शादी नहीं कर सकते अपनी प्रोहिबिटेड डिग्रीज में, दूसरी तरफ तलाक की बात आती है तो आप कहते हो कि साहब आप तलाक, जो तलाक की फॉर्म्स हैं, तलाक एहसन है और बहुत सारे तलाक की फॉर्म है, ठीक है, आप तलाक दे ही नहीं सकते ऐसे, खुला है, खुला भी नहीं आप कर सकते ऐसे, ठीक है। तो ये आपने पूरा इंटरफेरेंस आपने यहां पर कर दिया कि आप अब नहीं कर सकते। जबकि अगर मैं देखूं तो इस्लाम के अंदर तलाक को नापसंदीदा माना गया है, लेकिन आसान उसको इसलिए किया गया है कि आप अगर दो लोग साथ रह रहे हैं और आपकी अनबन है, आपकी नहीं बनती है आपस में, क्योंकि हो जाता है इंसान जब साथ रहता है तो उसका मिजाज, उसको बाद में पता चलता है कि भाई उसका मिजाज कैसा है, इसलिए आसान करा कि लड़ने से बेहतर है आप दोनों अलग हो जाइए। सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई है तो तलाक है, लेकिन तलाक का फिर भी ऑप्शन तो है ना। आसान इसलिए की गई कि भाई अगर आपकी मसला है तो आपने वो खत्म कर दिया। एक और चीज, ये जो यूसीसी है ये एंटी वुमेन है, औरतों के खिलाफ है। कैसे? कैन यू बिलीव इट? औरतों के खिलाफ है ये। अब जैसे किसी की शादी हुई,
वो उसका शौहर मर गया या उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया, दोनों कंडीशन में वो कहीं और शादी करती है, तो उसको अपने मरे हुए शौहर से जो प्रॉपर्टी मिलती है वो नहीं मिलेगी, वो खत्म। अच्छा, ये सेक्शन 57 में लिखी हुई है बात, यूसीसी के सेक्शन 57 में ये लिखा हुआ है कि कोई औरत अगर उसका हस्बैंड मर जाता है, उसे तलाक दे देता है और वो कहीं और जाके शादी करती है, तो फिर उसको अपने पुराने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये औरतों के खिलाफ है। इस्लाम क्या कहता है कि साहब उसको एक हक मिलना चाहिए। हमारे देश का जो कानून है, सेकुलर कानून है इनहेरिटेंस, वो भी कहता है कि उसको हक मिलना चाहिए। तो आपने ये देश के कानून के खिलाफ जाके ही बना दिया। अब ये संविधान के तो खिलाफ अपना आप में हो गया, क्योंकि धर्म का पूरी तरह से उल्लंघन करता है, धर्म का जो अधिकार है उसके खिलाफ है, तो संविधान के तो खिलाफ है ही। संविधान के खिलाफ है ये, धर्म के खिलाफ है ये, औरतों के खिलाफ है ये। एक और चीज इसके अंदर है सेक्शन 38 में, जिसमें ये कहते हैं कि साहब ये लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और उसका जो डिसोल्यूशन होगा उसको भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ये आप इन जो ये आपके गैर कानूनी लिव इन रिलेशनशिप को मैं गैर कानूनी कहता हूं, इन रिलेशनशिप को आप रेगुलेट करना चाहते हो तो फिर लोग लिव इन में रह क्यों रहे हैं? अब जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि साहब लिव इन रिलेशनशिप में लोगों का अधिकार है, भाई अपनी मर्जी है सबकी, वो रहे, तो आपने यहां पर तो उसको पूरी तरह से वो कर दिया, तो ये उसके भी खिलाफ है। तो जो लोग मॉडर्न आइडियोलॉजी के हैं, मेंटेलिटी के हैं, ये उनके भी खिलाफ है। अब देखिए, ये कुरान के खिलाफ है, ये वुमेन्स के खिलाफ है, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और ये लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहना चाहते हैं उनके भी खिलाफ है। एक और इसके अंदर चीज है जो बड़ी खतरनाक सी बात है, वो ये है कि इसमें जो इन्होंने एक प्रोविजन किया विल के जरिए क्या है कि मुसलमानों को हक है, ये अगेन फिर कुरान के खिलाफ चीज आ रही है, ये हदीसों के खिलाफ चीज जा रही है कि मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा विल के जरिए वो जिसको चाहे दे सकता है। ठीक है, 1/3 ज्यादा नहीं दे सकता, या विल के जरिए वो पूरी की पूरी अपनी प्रॉपर्टी दे दे, चाहे किसी को भी दे सकता है। तो ये आपने बेसिकली ये हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट है, तो आपने यहां पर सबके ऊपर ये नाफिज कर रहे हो। तो ये जो यूसीसी है ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट सेकुलरिज्म, अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अगेंस्ट उन लोगों के जो लोग लिव इन में रहना चाहते हैं, ये हर तरह से इन सारी चीजों के खिलाफ है यूसीसी। अच्छा, इसमें ये तो हो गया जो इसके नुकसानात हैं, जो भी यूसीसी के नुकसान हैं, मतलब देखा जाए तो संविधान नहीं बदल सकते, तो ये यूसीसी लिया है, आपका कहना भी यही है और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसके जो इफेक्ट्स हिंदुस्तान के अंदर पहुंचेंगे वो किस तरीके से पहुंचेंगे, आपको क्या लग रहा है? इससे सबसे ज्यादा खतरा आपको क्या लगता है कि चलो अगर लागू कर दिया, मुसलमानों का हक छीन लिया, कुरान से इन्होंने जो हमें हक मिल रहे हैं वो छीन लिए, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि देश के क्या हालात हो जाएंगे? मुसलमानों से कुरान छीन लोगे तो क्या बचा? खत्म, कुछ नहीं बचा, हम तो एम्प्टी शेल हो गए खाली। एक और चीज इसके अंदर है, वो रहेगी मुझसे बात। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग शादी कर सकते हैं जिनके यहां पर कस्टम्स चले आ रहे हैं। बेसिकली क्या है, गोवा में या उत्तराखंड में SC/STs में एक कैटेगरी है जहां पर एक से ज्यादा शादियां करती हैं, 4-4, 5-5, 6 करती हैं, उनको इन्होंने एग्जम्प्ट कर रखा है, बाकी लोगों को इन्होंने खत्म कर दिया यहां पर। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे, ये वाली जो आपका सवाल है, मैं अगर मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि अगर कुरान खत्म कर दो हमारी जिंदगी से तो क्या बचा? मेरे ख्याल कुछ भी नहीं बचा, मैं तो मानता हूं कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरी बात, अगर आपने कुरान खत्म कर दिया तो संविधान फिर कहां बचा? संविधान जो आजादी की बात करता है, जो हमारा देश डाइवर्सिटी की बात करता है, विविधता की बात करता है, तो फिर कहां बचा वो? अगर संविधान खत्म कर दिया, देश कहां बचा फिर? जाहिर सी बात है। ठीक है। तीसरी बात, अगर आपने सेकुलरिज्म के अंदर से खत्म कर दिया, यानी लोगों की जो चॉइस है आपने वो खत्म कर दी, जो लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, वो अपना ऐसा रहना चाहते, सुप्रीम कोर्ट कहती है वो रह सकती है, उनका अपना अधिकार है, ये उनके भी खिलाफ है, तो आपने उनकी स्वतंत्रता का आप हनन कर रहे हो। तो आप अगर किसी की फ्रीडम का हनन कर रहे हो, छीन रहे हो, तो फिर आप आजादी कहां रह गए? तो फिर तो आप तो फिर गुलामी की तरफ चले गए। तो आप ये देखिए ना, इस तमाम चीजों के खिलाफ, और इसका इफेक्ट देश पे ही पड़ेगा, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर मुसलमानों के ऊपर पड़ेगा,
इसका इफेक्ट औरतों पे भी पड़ेगा जो उनके हक छीन रही कि वो आप सब प्रॉपर्टी नहीं लेके जा सकते अपने मरे हुए हस्बैंड की, या अगर आपका डिवोर्स हो गया। अभी तक तो क्या है कि अगर किसी औरत को डिवोर्स हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो मेंटेनेंस लेती है, ठीक है, अपने हस्बैंड से, जब तक कि उसकी रीमैरिज नहीं हो जाए, और वो उसके पास में वो ही मिलते हैं उसको, रहने के अधिकार भी मिलते हैं। आपने सारे के सारे अधिकार यहां से खत्म कर रहे हो। तो बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हो कि जो औरत विधवा हो गई है या जिसका तलाक हो गया वो दूसरी शादी ना करे क्या अब, इसलिए कि साहब उसको वहां से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जबकि इस्लाम कहता है कि अगर कोई लेडी विधवा हो गई है तो उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, वो बिल्कुल अपनी जिंदगी दोबारा नए सिरे से चालू कर सकती है। इस्लाम भी यही कहता है, हमारे देश का कानून भी यही कानून भी कहता यही है। कहता है। इसीलिए सती प्रथा के खिलाफ जब राजा राम मोहन राय ने आंदोलन चलाया था, जी बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था उसके पीछे। ये तमाम ब्रिटिशर्स ने भी उनकी मदद करी थी। तो जो अच्छी चीजें हैं उनको आप क्यों खत्म करना चाह रहे हो? तो अच्छा बेसिकली जी यूसीसी इज नथिंग बट एक इन्होंने एक डिवाइस बनाई कि हम किस तरह से हिंदू राष्ट्र को यहाँ तो पर लेके इसको आए। आम आदमी, आम मुसलमान जो इसकी इतनी डीपली जानता भी नहीं, मेरा जैसा आदमी जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता है, सोशलिज्म भी थोड़ा बहुता कर लेता है, राजनीति में भी रहता है, आप जैसे भाइयों के साथ उठना बैठना भी रहता है, उसको भी इतनी चीज नहीं पता। तो आम लोग जो मुस्लिम्स हैं उनको तो पता ही नहीं। तो ये कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, कोई अब ऐसी मुहिम अब चलाई मैंने जाए? अब मैंने आपके सामने बताया, अब ये आपका फर्ज बनता है कि इसको आगे तक पहुंचाएं, और जो भाई भी इसको सुने, जी जो भाई भी इसको सुने, वो इसको और आगे तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया का जमाना है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, यहां से अगर आपने इस वाले पोर्शन को सिर्फ कट करके डालेंगे जी तो मुझे उम्मीद यह है कि देश का हर वो जागरूक नागरिक जो जरा सा भी अपने मजहब को प्यार करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्यार करता है, वुमेन्स राइट्स को प्यार करता है, अपनी स्वतंत्रता को प्यार करता है, वो जरूर इसको सर्कुलेट करेगा। और अकेला एक यही आपका पॉडकास्ट अगर लोगों ने शेयर कर दिया, देखिए शेयर करने में किसी को कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। लेकिन मैं आपको सेक्शंस का हवाला दे रहा हूं। मैं वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, हाई कोर्ट में वकालत करता हूं, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये तमाम स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर इससे पूरे देश का भला हो सकता है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या ये एक्ट जो है वो दलित और जो एससी समाज हमारा था उसको भी कुछ इफेक्ट कर रहा है, या सिर्फ इसमें मेन जो फोकस इन्होंने रखा है मुस्लिम्स के लिए रखा है? क्योंकि इनका जो मुद्दा रहता है वो मुस्लिम्स और दलित को भी कहीं ना कहीं ये लोग नुकसान देखिए, पहुंचाने की बात करते हैं। दलित भी इसी देश का पार्ट है, मुसलमान भी इसी देश का पार्ट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है तो सभी लोगों के ऊपर हमला है। बेसिकली आज ये कवायद है कि देखिए साहब, हमसे मुसलमानों को नुकसान कर रहे हैं, जी ठीक है, लेकिन बेसिकली मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए, सभी का नुकसान कर रही। कल को फिर हमें मारने के बाद या हमें खत्म करने के बाद या बैठक के बाद में सीधे सीधे रिजर्वेशन खत्म करने के लिए भी इस तरह का कोई कानून लेके आ जाएंगे। बिल्कुल, तो इनकी जो मंशा है वो ये है, एक एक करके सबको पार्ट हमने वाइज करा जाए। हमने सबको हलाक करना है। क्योंकि सीधा संविधान पे जब इन्होंने अटैक किया, इनके कुछ बड़े नेताओं ने बोला कि हम संविधान बदल देंगे, तो देश ने उसको थोड़ा नेगेटिव लिया। ये संविधान बदलना ही है अब ये धीरे धीरे बदल रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत सारी बातें हमने यूसीसी की समझी हैं। उम्मीद करते हैं लोगों को भी ये बात समझ में आएगी, लोग जागरूक भी होंगे और अपनी चीजों को ले जाके क्योंकि अभी देश का कानून इतना मजबूत है कि वहां बात सुनी जा सके। एक सीए एनआरसी का जब मुद्दा चल रहा था भाई, उसके बाद एक कोरोना काल का वक्त आया। ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं हो जी पाई। जी जी कोरोना के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो पॉडकास्ट करते हैं या जो लोग न्यूट्रल होते हैं वो नाम लेते हुए थोड़ा घबराते हैं, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल का नाम इसलिए ले देता हूँ कि क्योंकि मैं खुद पर्सनली मरकज निजामुद्दीन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे अरविंद का नाम लेने में कोई बुराई या कुछ ऐसा गलत नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल ने और पूरी टीम ने पूरा का पूरा ठीक रहा। मरकज निजामुद्दीन पर जब फोड़ा, वो क्या मामला था, फिर मौलाना साहब का क्या स्टैंड रहा, उसमें किस तरीके से आप लोगों ने कामयाबी हासिल करी, किन लोगों का साथ मिला, किन लोगों की वजह से आपको दिक्कतें आई? देखिए 21 मार्च को जी जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डिक्लेयर किया कि साहब जो जहां है वहीं रहेगा और वो अब कहीं नहीं जाएगा, जी तो चूंकि मरकज में राउंड द क्लॉक 12 महीने 365 दिन 365 दिन लोग रहते हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अपनी जिसको हिंदी में दीक्षा कहते हैं, अपने धर्म को सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से धर्म को सिखाने के लिए मुसलमानों के लिए लोग जाते भी। और सिर्फ धर्म को, न्यूट्रल लोग होते हैं, उनको राजनीति से भी कोई ताल्लुक नहीं। उनको कबर के नीचे की बात करते हैं और आसमान के ऊपर की क्योंकि बात मुझे ऐसा करते लगता हैं। है बहुत से लोगों को तो 2000, ये जो आपने डेट हाँ बताई उसके बिल्कुल, बाद पता लगा मौलाना साहब हैं कौन। नहीं तबलीगी जमात कौन है वो भी उसके बाद में पता लगा। हाँ
तो बेसिकली इनका किसी समाज के किसी भी चीज से इनका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ धर्म की बात करते हैं, वो भी खाली मुसलमानों के साथ जी कि आपने कलमा सीखी है, नमाज सीखी है, इस तरह की चीजें करते हैं। जब ये हुआ तो अब चूंकि केजरीवाल साहब एंटी मुस्लिम है हमेशा से, उनकी जो पैदाइश है एंटी मुस्लिम एंटी दलित है, जी उनके बड़े सारे पुराने कारनामे भी हैं जो हमने अलग अलग बताए हैं कि उन्होंने रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए बाकायदा पूरा मूवमेंट चलाया था। और अभी भी जब इलेक्शन चल रहा था उससे पहले इन्होंने कहा हिंदू पुजारियों को तो हम 18,000 देंगे, लेकिन रविदास मंदिर के पुजारियों को नहीं देंगे, आप वाल्मीकि मंदिर के पुजारियों को नहीं देंगे, बौद्ध धर्म के पुजारियों को नहीं देंगे, क्रिश्चियन के पुजारियों को नहीं देंगे, मैं इमामों को दे ही नहीं रहे बहुत जमाने से। तो इनकी पूरी तरह से मानसिकता अभी भी जाहिर हो जाती है। अब मैं उसी सवाल पर आ जाता हूँ आप, तो इनको यहाँ पर लगा कि भी मौका है मुसलमानों को बिल्कुल पूरी तरह दबोचने का, या इनको घेर के बैठने का। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने या पहले तबलीगी जमात पे रेखी नहीं करी कि ये हैं कौन लोग। अब रेकी करी नहीं करी वो तो वो जाने क्या करा उन्होंने, लेकिन उनको लगा कि भाई ये मौका है मुसलमानों को बदनाम करने का, मुसलमानों को हाशिए पर डालने का, हिंदू हिंदू सम्राट बनने का, वो तमाम चीजें उन्होंने करी। उसके बाद में इन्होंने एक एफआईआर करवाते हैं 27 मार्च को। 27 मार्च को एफआईआर क्या करवाते हैं कि साहब कोरोना फैलाया तबलीगी जमात ने, और उसका प्रोपेगेंडा ये हुआ, चूंकि सब लोग तो घरों के अंदर बंद थे, सिर्फ मीडिया खुली हुई थी, तो मीडिया ने इस मैटर को पूरी तरह से लिया कि साहब तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना फैलाया, पूरे देश भर के अंदर तबलीगी जमात के लोगों ने फैलाया कोरोना। हमने हालांकि उसको बहुत काउंटर करा जिस भी तरह से कर सकते थे, और उसके नतीजा ही ये निकले कि जहां भी तबलीगी जमात के लोग थे उन सबको क्वारंटाइन कर दिया गया। क्वारंटाइन के नाम पर उनको बेसिकली जेलों में डाल दिया गया। जेल में डाला गया। जेल जो सेंट्रल जेल या वैसी जेल है उनमें नहीं, कहीं स्कूल में जेल बना दी, कहीं कॉलेज में जेल बना दी, कहीं और उन्होंने कहीं पे एक प्रॉपर्टी ली बड़ी, वहां जेल बना दी। जैसे दिल्ली में ही अकेले तकरीबन 7 जेलें इन्होंने बनाई, उसमें 3500 तबलीगी जमात के लोगों को इन्होंने भर के रखा, 3500। और कितने दिन रखा? क्वारंटाइन की जो अवधि है 14 दिन की है, उनको 74 दिन के बाद जब उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर रिट डाली तब इन्होंने छोड़ने का ऑर्डर किया। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, मथुरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, जगह जगह क्वारंटाइन के नाम पर वहां पर 50-50 दिन, 60-60 दिन, 70 दिन उनको वहां पर बंद रखा क्वारंटाइन के नाम पर। और क्या मुहिम चली कि साहब ये जो मुसलमान है बेसिकली ये कोरोना फैला रहे। एक गाजियाबाद की उन्होंने बनाई कि साहब ये देखिए यहाँ पर जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो डॉक्टर के ऊपर थूक रहे हैं। ठीक है, हमने उसमें कहा भाई वो जो हॉस्पिटल है वो तमाम सीसीटीवी वहां पर लगे हुए हैं, हमने उनके झूठ को पकड़ा, झूठ को उजागर किया, ऐसी चीजें चलाई कि भाई एक वीडियो दिखा दीजिए वहां पर। तो उसमें उसके बाद में जब चीजें लोगों के सामने आई, हमने जब काउंटर किया, अल्लाह का शुक्र है इफेक्टिवली काउंटर किया, तो वहां पर तमाम गवर्नमेंट्स के भी ऑर्डर्स फेवर में आए। उसके बाद में इवन के जिनको हम मुसलमानों का दुश्मन समझते हैं, जिस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, खुद योगी जी ने वहां पर कितने ऑर्डर्स करे छोड़ने के लिए, लेकिन केजरीवाल साहब की कान पे जूं नहीं रहेगी। उधर उसके बाद में नागपुर हाईकोर्ट का फैसला आया हमारे फेवर में, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया हमारे फेवर में, दिल्ली हाईकोर्ट का आया, और उत्तर प्रदेश का फैसला आया। फिर तमाम कोर्ट्स के जो फैसले आए उन सब ने केजरीवाल साहब को एक तरह से फटकार लगाई, उस सोच को फटकार लगाई जिसमें कहा गया कि सर तबलीगी जमात ने फैलाया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उसमें तमाम ये फैसले आए हमारे फेवर में, तब जाकर के ये शांत हुए कि साहब ये, वरना तो उस वक्त क्या चलाते थे कि साहब दिल्ली में सपोज कर लिए 5,000 कोरोना केस, जिसमें से 2,500 तबलीगी जमात के। तबलीगी जमात का एक अलग उन्होंने वो बना दिया, पूरा अलग डेटा बताना शुरू कर दिया। तो बेसिकली जो इनकी मंशा थी वो मंशा ये थी कि हम मुसलमानों को हाशिए पर डाल दें, जिसमें कामयाब हुए वो, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला दें जिसमें कामयाब हुए वो लोग। लेकिन इनकी एक मंशा ये भी थी कि इस तरह की चीजें करके हम हिंदू हृदय सम्राट बन जाएंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के खिलाफ करती है तो वो कुछ लोगों के सम्राट बन जाते हैं, कुछ लोग तो भक्त बन गए ना उनके, तो ऐसे इन्होंने सोचा। लेकिन यहां पर इनसे ये चूक होगी, तो इनको ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, बल्कि एक कहावत और है हमारी तरफ, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो इनकी औकात वो वाली चीज हो गई। मैं आपकी बात बीच में रोक रहा था तो फिर आपने पूरा करा। न्यूज ने एक बहुत ही गंदा एक चीज चलाई इसके अंदर कि तबलीगी जमात वाले हॉस्पिटल्स के अंदर नंगे सो रहे हैं, कपड़े उतार के सो रहे हैं। मतलब एक पूरा एक प्रोपेगेंडा था। जब सरकार की तरफ से उनको ये चीज मिल गई कि सरकार भी चाहती है इनको बदनाम करना, खैर वो जैसे मैंने कहा कि अरविंद मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, देखिए मैं चूंकि
तबलीगी जमात को स्पोक्स पर्सन रहा हूं, मैं उनका वकील रहा हूं, और मैंने इस चीज को बहुत करीब से देखा है। यहाँ पर केजरीवाल साहब ने पूरी मेहनत करी तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हर तरह की करने के लिए, लेकिन उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज ने बिल्कुल निष्पक्ष काम किया, जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी। बीजेपी की गवर्नमेंट थी। ये बड़ी बात। लेकिन वे सच बोलना चाहिए, देखिए इंसान को जो सच है वो बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारों की एजेंसीज हैं, उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष काम किया। मीडिया पूरी तरह से खिलाफ लगी हुई थी, क्योंकि तबलीगी जमात ने मीडिया खिलाफ लगी हुई थी, केजरीवाल साहब खिलाफ लगे हुए थे, एफआईआर हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी, देखिए जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो थोड़ी बहुत जाति करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उन्होंने निष्पक्ष की। इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं साहब तबलीगी जमात की वजह से ऐसा हुआ, और ये नहीं कि तबलीगी को फेवर किया, फेवर भी नहीं किया, लेकिन निष्पक्ष की। बिल्कुल उन्होंने ईमानदारी के साथ में वहां पर अपनी इन्वेस्टिगेशन की। तो भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल का ये फर्क भी आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी तो एक मुहिम चलाती है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन जब मुसलमानों को पूरी तरह से आपने साइड लाइन कर दिया, उस वक्त भी उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन की बात आई तो निष्पक्ष की। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आज नतीजा इनके सबके सामने है कि अब दिल्ली से खत्म हुए, इंशाल्लाह पंजाब से खत्म होंगे, पूरे देश से ये लोग नामो निशान जोर शोर से चला। आपने डाला कि मरकज निजामुद्दीन का बदला मिला है और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, ये सारी चीजें आपने चलाई। मैंने उसमें बदला नहीं कहा है, मैंने कहा है कि ये आपको सजा है। देखिए बदले में और बद्दुआ में और सजा में फर्क होता है। बदला तो ये है कि मैं ऐसा चाहता हूं तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। तबलीगी जमात किसी का बुरा चाहती ही नहीं है, वो कभी किसी के लिए बद्दुआ कर ही नहीं सकते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जांच हुई निष्पक्ष इसलिए हुई क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी सरकार का तबलीगी जमात से कभी कोई क्लैश हुआ ही नहीं। एग्जैक्टली इनको कभी मतलब इनको भी कोई क्लैश नहीं था, लेकिन इनको तो मैंने बताया ना कि 4 मकसद थे। अब ये ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, ये पढ़ना भूल गए कि इनको लगा सीधी साधे लोग हैं, इनको फंसा दिया जाए कुछ जबकि इनके अपने एमएलए ने उस वक्त ही स्टैंड लिया, इनके खिलाफ लिया। मैं आऊंगा उस पर, मैं जरूर आऊंगा। वो एमएलए वाली बात मैंने एक अलग से पॉइंट ले रखा है। एक छोटी सी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब ये सारा मामला खत्म हो गया, क्लीन चिट मरकज निजामुद्दीन को भी मिल गई, मौलाना साद साहब को भी मिल गई, और इसमें एक बड़ी बात रही कि पूरी कोशिश करी गई मौलाना साद साहब को गिरफ्तार करने की, लेकिन वो गिरफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो पाए। तो मानहानि का कोई केस मौलाना साद साहब आपने कोई राय दी हो कि हजरत एक मानहानि का भी कोई मामला ऐसा होता है जिसका हम डाल सकते हैं कोर्ट गवर्नमेंट के ऊपर कि आपने इस तरीके से आरोप क्यों लगाए? ऐसा कुछ नहीं प्लान किया गया? हम तो चाहते थे, हम तो बहुत बड़े बड़े मुकदमे करना चाहते थे, और हमने कहा भी था हम करेंगे, लेकिन चूंकि हम जिनके स्पोक्स पर्सन थे तबलीगी जमात, वो तो शांति की बात करती हैं, रहमत की बात करती हैं, अल्लाह ताला से रहमत वो मांगते हैं, सभी के लिए मांगते हैं, मुल्क के लिए ही मांगते हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए मांगते हैं, वो तो तमाम आलम के लिए मांगते हैं, तमाम इंसानों के लिए मांगते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि वो किसी की बद्दुआ भी करने को तैयार नहीं, वो तो ये भी नहीं सोचते कि साहब किसी को सजा मिले। ये तो मैंने कहा, चूंकि मैं तो तबलीगी जमात को वैसे वाला फॉलो नहीं करता ना, मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन था, वकील था, मैं तो इंसान की तरह बात कर रहा हूं ना। वो जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि नहीं साहब किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल साहब, आपने उस जमात के साथ तो बुरा किया जो जमात सिर्फ इंसानियत की बात करती है, और ये आपको सजा मिली अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, लेकिन तबलीगी जमात वालों ने कभी उनके लिए बद्दुआ नहीं की। ये मैं इस चीज का शाहिद हूं, ना उनका बुरा चाहा। मैंने कहा जी मुकदमे कर दें, मानहानि के भी कर दें, एक फॉल्स प्रोसिक्यूशन का मुकदमा होता है कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो हो गया होता तो वो भी उसमें कम से कम 7 साल के लिए वहां पर सजा में जाते, वो उस तक के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो किसी भी तरह के बदले की कार्रवाई, बद्दुआ की कार्रवाई से वो लोग बचते हैं, ना वो करते हैं, ना उन्होंने किया। एक नेता का आपने जिक्र करा जिन्होंने आपकी हेल्प करी, यही एक मेरा पॉइंट है। सोशल मीडिया पर भी और जितने भी मैंने आपके बाइट्स देखी हैं, अरविंद केजरीवाल जी से आपका बैर है, अभी तक भी मालूम पड़ रहा है, लेकिन उन्हीं के एक नेता का वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं अमानतुल्लाह खान साहब, उनके चुनाव में आपने इस बार प्रचार भी किया है। तो ये कैसा एक गठबंधन रहा है, इसके पीछे की क्या मामला है? देखिए अरविंद केजरीवाल साहब से मेरा बैर नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब एंटी मुस्लिम हैं, एंटी दलित हैं, तो मैं उनके साथ कभी नहीं हो सकता। जब ये मरकज वाला मैटर चल रहा था, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझसे इस काम को लिया और कामयाबी के साथ हमने इस काम को पूरा भी किया। इस वक्त में
जब केजरीवाल साहब ने इन पे एफआईआर करवाई और इनके खिलाफ एक बुलेटिन चलाना शुरू कर दिया, तब अमानतुल्लाह खान साहब के ट्वीट अपने चीफ के खिलाफ आने शुरू हो गए, बिल्कुल आए। अपने प्रेसिडेंट यानी केजरीवाल साहब के खिलाफ आने शुरू हो गए। तो एक आदमी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के अगर बात कर रहा है तो वो मर्द मुजाहिद है। तबलीगी जमात के फेवर की बात नहीं। तबलीगी जमात, चूंकि मैंने जैसे बताया कि वो जमात है इंसानियत की बात करती है, तो बेसिकली आपके अंदर इंसानियत है जी। दूसरी बात, जब यहां पर जैसे मैंने कहा कि मिसयूज तो होता है, तो सेंट्रल एजेंसीज ने मिसयूज भी किया, केजरीवाल साहब की वजह से किया। केजरीवाल साहब ने चूंकि एफआईआर थी तो ताला लगा दिया गया मरकज को, तो उस ताले को खुलवाने के लिए भी अरविंद इसमें आपके अमानतुल्लाह खान साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पूरे वक्फ बोर्ड की तरफ से बड़े बड़े वकील भी खड़े किए, तमाम चीजें लड़ी। तो जो चीजें लड़ी गई अपने चीफ के खिलाफ जाके उन्होंने लड़ी। तो बताइए, जब वो अपने चीफ के खिलाफ जाके इलेक्शन लड़ता है, तबलीग जमात की मदद करता है, मेरी मदद नहीं, तबलीगी जमात के साथ में काम करता है, उसकी मदद करता है, तो मेरा फर्ज नहीं बन जाता, जब मैंने तबलीगी जमात के लिए इतनी मेहनत की है, कि जो आदमी उस वक्त तबलीगी जमात के साथ खड़ा रहा, वो किसी भी पार्टी से मैं उसके साथ खड़ा रहूं। मेरा पार्टी से कोई बैर नहीं, मेरा अरविंद केजरीवाल एक शख्सियत है जी, मेरा उस शख्सियत से बैर था। लेकिन वो जो आदमी है, उस आदमी ने जो जब वो एमएलए था, जो काम किए, क्या उस कामों की वजह से हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए था? तो मेरा जो सपोर्ट था अमानतुल्लाह साहब को, ये पूरा सिर्फ एक इस बात पे था कि वो उस वक्त में इस लड़ाई में मरकज के साथ में वो खड़े रहे। मरकज ही नहीं, जैसे मैंने बहुत सारे मुकदमे किए वक्फ के, मैंने एक मुकदमा किया कि साथ 300 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली, वो प्रॉपर्टियां खाली करवाई जाए। तो वहां पर अमानतुल्लाह साहब की और हमारी जो चीजें हैं, मैं उन चीजों को पॉडकास्ट में किसी तरह नहीं बताना चाहता हूँ, इशारा काफी, थोड़ा सा इशारा, इसमें तमाम चीजों में उनकी हमारे लिए बहुत ज्यादा आउट ऑफ वे जाकर के हेल्प रही, जिसको हमने फायदा उठा करके ऑनरेबल कोर्ट्स में भी गए और हमने जाके वहां से अच्छे खासे ऑर्डर्स भी करवाए। ये अलग बात है कि वो चूंकि अपनी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, बंदिशें हैं, वो उसकी बंदिशें हैं, वो भी उनके चक्कर में आ जाते हैं। जैसे हमने इमामों को ऑर्डर करवाए, हमने कुछ प्रॉपर्टी खाली करवाई जी, वहां पर वो फिर रीलेट हुई, हमने रूल बनवाए, तो एक इनकम बढ़ी तो अमानतुल्लाह साहब ने इमामों को और मौजिन को तनख्वाह का ऑर्डर कर दिया। जब तनख्वाह का ऑर्डर कर दिया तो चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती, उन्होंने रिप्रेजेंट ये किया कि साहब केजरीवाल साहब ने किया, ये केजरीवाल साहब ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया, उन्होंने उसके खिलाफ अपोज करना शुरू कर दिया, उसको रुकवा दिया। जबकि यहीं पर अगर ये अपनी पार्टी के प्रलोभन में ना आ जाते, ये कहते भाई हमने, हमारी इनकम बढ़ी है, मेरा नाम ना भी लेते कि साहब शाहिद साहब ने प्रॉपर्टी खाली करवाई है, उससे इनकम बढ़ी है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। कहते हैं वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़ी है, उससे दे नहीं पैसा इनको, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं आप दे दिए हमें वक्फ बोर्ड, हम पूरे हिंदुस्तान का बजट फाइनेंस कर देंगे। ये तो कुछ प्रॉपर्टियां थी कि हमने तनख्वाह बनवा दी, और उसका चूंकि हमारा देश पॉलिटिक्स से चलता है, उसका मिसयूज हो गया पॉलिटिकली, कि भारतीय जनता पार्टी, दूसरे लोगों ने कहा कि भाई आपने खाली इमामों को दे रहे हो, हमारे मजहब के लोगों को क्यों नहीं दे रहे? दे वर राइट। जब केजरीवाल साहब ने कहा हिंदू ग्रंथियों को देंगे, पंजाबी ग्रंथियों को देंगे, तो फिर हमने भी वही बात कही कि भाई आपने रविदासियों क्यों नहीं देंगे, आप वाल्मीकियों क्यों नहीं देंगे, आप बौद्धों क्यों नहीं देंगे, क्रिश्चियन क्यों नहीं देंगे? तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो हिंदू नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल साहब एक श्रूड पॉलिटिशियन है, श्रूड, हर तरह से श्रूड पॉलिटिशियन है, और अरविंद केजरीवाल साहब ने हर वो कोशिश करी कि वो हिंदू इधर सम्राट बन जाए और मुसलमानों को हाशिए पर डाल दें। लेकिन जो उनसे गलती हुई है तबलीगी जमात वाली, बहुत बड़ी गलती हुई है। भले तबलीगी जमात बद्दुआ ना करे, भले वो सजा की कामना ना करें, अल्लाह ताला सब देख रहा है ना, बिल्कुल देख रहा है। और अल्लाह ताला देखिए कैसे तरह नेचर कैसे काम करती है, नेचर ऐसे काम करती है कि जब आप किसी का दिल दुखाते हो तो उसके दिल से बद्दुआएं निकलती हैं। आपने करोड़ों लोगों का दिल दुखाया, पूरी दुनिया से। सर मेरे पास बांग्लादेश के भी लोग यहाँ पर थे उस वक्त, क्वारंटाइन नाम पर बंद थे, थाईलैंड के भी थे, इंडोनेशिया के भी, दुनिया भर तकरीबन 175 मुल्कों से जी, यहां पर हिंदुस्तान के अंदर लोग थे तबलीगी जमात, आपने सबको बंद कर दिया। तो पूरी दुनिया भर से आपके खिलाफ जब बद्दुआ होगी, है तो लगेगी ना, बिल्कुल, तो कहीं तो जाएगी। वरना ये इलेक्शन को हारने वाला इलेक्शन था, जिसको इलेक्शन को वो हारे, मेरे ख्याल इस वक्त रिपीट करते वो 67 जो उनकी तरफ से सीटें आई, इस बार हो सकता है उनकी उससे सीट बढ़ जाती, लेकिन सीटें फिर भी कम हो गई उनकी, और कम ऐसी होंगी, सत्ता भी चली गई। अब यहां से गई है, अब ये इंशाल्लाह पंजाब से भी जाएंगे। एक मुद्दा है वो भी बहुत ज्यादा गर्म रहता है, बाबरी मस्जिद का जब मामला आया, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई और उसके बाद
20-22 साल केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया, राम मंदिर बन गया। लेकिन उसके बाद से रेगुलर सारी जितनी भी मस्जिदें हैं, जितनी भी हमारी दरगाहें हैं, चाहे वो अजमेर दरगाह हो या फिर ये मामला ज्ञानवापी का मामला हो या अभी संभल वाला मामला हो, तो इसमें 91 में जो वर्कशिप एक्ट बना था वो कहीं स्टैंड करता है या नहीं करता है? नहीं, बाबरी मस्जिद का जबकि केस, मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब कोई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं। देखा जा रहा है दिन पे दिन ये चीजें बढ़ती जा रही है, तो उसमें बाबरी जुडिशरी क्या कर मस्जिद रही का है? केस चलना शुरू हुआ 1854 से, 1854 से। जी 1854 से चलना शुरू हुआ ये केस। बेसिकली इसकी जो इब्तिदा की गई थी वो ये इसलिए की गई थी कि हिंदू मुस्लिम राइट्स हिंदुस्तान के अंदर हो सकें और अंग्रेज यहाँ हुकूमत कर सकें। ठीक है। इसके पीछे का इतिहास ये है। 1873 में जजमेंट आया, 1873 की बता रहा हूं मैं आपको। इंडियन कोर्ट्स ने फैसला दिया कि ये चबूतरा जहां बताते हैं रामलला पैदा हुए थे, यहाँ रामलला पैदा नहीं हुए, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। ठीक है। ये चीज चलती रही। जब 1949 में इसमें फिर ताले लगा दिए गए, जब देश आजाद हो गया। 1935 में भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई, तो एक पूरा इतिहास है, उस पर हम कभी भी बात कर सकते हैं। जब ये ताले लगा दिए गए, ये मुकदमा चल रहा था, जो आपने कहा ना 20-22 साल मुकदमा चला, तो आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये बड़ा पुराना पुराना मुकदमा इतिहास है। अब जब ये मुकदमा चल रहा था, तो इस मुकदमे की वजह से देश के अंदर बहुत सारे राइट्स हुए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, हिंदुओं के संगठन बने, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की तो बेसिकली शुरुआत ही उस चीज पर है, तमाम राइट्स वगैरह हुए, सब कुछ हुआ। तो यहाँ पर भारत की संसद ने, भारत की संसद कह रहा हूँ सर, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की संसद ने सोचा कि भाई देश को इस आग से बचाओ। अब कैसे बचाओ? तो इस आग से बचाने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक कानून बनाया, जिसको प्लेसिव वर्ष एक्ट 1991 कहा गया। ये संसद ने बनाया। उस वक्त संसद की आप वो देखिए, आप जो डायलॉग्स हैं, जो उसके अंदर भाषण हैं, जो चर्चा है, उसमें यह है कि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बड़ी पुरानी चीजें हैं, खत्म होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें मुकदमा चल रहा है तो हम इसको इसके परव्यू से बाहर रखते हैं। कि 1949 में की जो स्टेज है वो बरकरार रखी जाएगी तमाम धर्म स्थलों की, चाहे वो किसी मजहब के हैं, यानी कोई छेड़छाड़ अब नहीं होगी, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। एएसआई को इसके थोड़ा सा उसमें से वो कर दिया कि साहब एएसआई की जो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर ये लागू नहीं होगा, और बाबरी मस्जिद पर तो लागू होगा ही नहीं होगा। तो इन्होंने ये बनाया। अब उसके बाद बड़ी विचित्र सी बात है कि आज तक भी वो एक्ट वैलिड है। बाबरी मस्जिद का जब डिसीजन आया तो उसमें 3 मेन चीज है बाबरी मस्जिद की। एक तो ये कि साहब उस डिसीजन में ये कहा गया कि यहां पर कभी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी, कोई इस बात के एविडेंस नहीं मिलते। ठीक है। दूसरा, रामलला वहां पर पैदा हुए थे नहीं हुए थे, इस बात के एविडेंस नहीं होते। तो ये बेसिकली आस्था के आधार, उसमें कहा उसी जजमेंट में आस्था के आधार पर हम फैसला दे। एक बात और कही गई कि प्लेसिव वर्शिप एक्ट हमारे यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक्ट है, क्योंकि इस पे लागू नहीं है, हम यहाँ फैसला दे रहे हैं, बाकी तमाम जो मजहब की चीजें प्रोटेक्ट रहेंगी। तो यानी हमसे एक तरह से कुर्बानी ली गई आस्था के लिए, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के लिए, कि आप कुर्बानी दे दीजिए। मुस्लिम अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो मुसलमान ने पहले ही कह दिया था कि जो कोर्ट फैसला कर देगी हम बीच में नहीं आएंगे। बिल्कुल। मुसलमान ने उसे कबूल किया। फैसला अच्छा लगा बुरा लगा, लेकिन हम आज भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती, हर साल करती, और जब तक जिंदा तब तक करते रहेंगे, लेकिन फैसले के बीच में नहीं आए। देश के अंदर कोई जरा सी भी एक भी राइट नहीं हुआ, एक भी किसी को थप्पड़ नहीं मारा गया। तो अब इनको जो हिंदुवादी ताकतें, उनको लगा कि यार ये क्या हो गया, तो मुसलमान ने इसको, कुछ हुआ ही नहीं, तो जो हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ। उनको दिक्कत हुई, तो उन्होंने वाया मीडिया निकाला कि साहब बनारस के अंदर करिए, मथुरा के अंदर करिए। और बनारस वाले में जज साहब ने उल्टे सीधे ऑर्डर करने शुरू कर दिए, कानून के खिलाफ जाकर ऑर्डर करने शुरू कर दिए। फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में भी प्लेसिव वर्शिप एक्ट को आज से डिफाइन नहीं किया, वो वैलिड एक्ट है। उसके बावजूद भी जो एक, जब कोर्ट में समाअत होती है ना, सुनवाई होती है, तो जजेस का और वकील का डायलॉग होता है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ का और जो वकील साहब आर्ग्यू कर रहे थे, उनका एक डायलॉग था। उस डायलॉग की बेस पे कि भाई जैसे बात कर रही, बहस चल रही है अभी, अगर किसी जो रिलीजियस प्लेस है उसके हम कैरेक्टर को पता भी कर लें तो क्या दिक्कत की बात है। भाई यहां से एक क्लू लेके, बीच के डायलॉग के एक चीज लेके उन्होंने मुकदमे फाइल करने शुरू कर दिए कि साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, इंट्रीम ऑर्डर है ये। तो बेसिकली उसके खिलाफ जाकर के प्लेसिव वर्शिप एक्ट, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलागा शुक्र है कि कहा कि नहीं, ये नहीं कर सकते आप,
तमाम बैन कर दिया, तमाम सर्वे बैन कर दिया, तमाम मुकदमे बैन कर दिए। हमें उम्मीद ये है, हम बार बार ये बात कहते हैं कि देखिए, हमें कानून पे यकीन रखना चाहिए। हमारे देश का संविधान बहुत ताकतवर है। हालांकि देश के संविधान को बदलने की बहुत कवायद चल रही है, परोक्ष रूप से भी चल रही है, उन सब पे भी नजर रखने की बात है। जब तक देश का कानून, देश का संविधान जिंदा है, कोई इंशाल्लाह बाल बांका नहीं कर सकता। परेशानियां आती हैं, तबलीगी जमात में परेशानियां आई, बाबरी मस्जिद में परेशानियां आई बनारस वाले में आई, मतलब ये आपके संभल वाले में आई, शहादतें भी हुई, हजारों शहादतें भी हुई हैं। अभी रिसेंटली आपके संभल में शहादतें हुई, यंग यंग बच्चे मरे। लेकिन दिल तो दुखता है, बट हमें यकीन अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर, देश के संविधान के ऊपर हमेशा रखना चाहिए कि ये लोग हमें परेशान तो कर सकते हैं, हरा नहीं सकते, ना इंशाल्लाह कभी हारेंगे। ये तो सारी बातें हमने लॉ को लेकर करी हैं, जो मामले बहुत गंभीर हैं उन पे चलिए। अब थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ पर आ जाते हैं, उसके बाद जहमत तमाम करेंगे। सीएनआरसी के मुद्दे पर आपके साथ एक उभरते हुए चेहरे दिखाई देते थे, जो बिल्कुल साथ आपके खड़े होते थे। मुझे ऐसा लगता था कि जब कोई राजनीतिक करियर में कुछ ऐसा आप करेंगे तो आप शाना बाशाना साथ रहेंगे। नाम आपकी मुस्कुराहट आप हो सकता है समझ गए हो, लेकिन मैं नाम लूंगा। लेकिन कुछ दिनों से वो आपके फोटो फ्रेम से गायब हैं, आप उनके फोटो फ्रेम से गायब हैं। क्या मामला रह गया है? क्या सांसद महोदय जब बने हैं उसके बाद से कुछ मिजाज चेंज हुआ है, या आपने नहीं, अपना आपको बैकफुट पे कर लिया कि आजाद समाज पार्टी के साथ नहीं लगना? मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद की। जी जी, नहीं नहीं, ऐसा देखिए, मैं बताऊं कि उन्होंने कुर्बानी दी सीएनआरसी में मुसलमानों के लिए। 21 दिसंबर को उनको जेल भी भेजा गया, तो ये उनकी एक कुर्बानी है मुसलमानों के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। यह अलग बात है कि आर्किटेक्ट हम थे सारी चीजों के, किया हम लोगों ने सब कुछ, लेकिन फेस वही थे उसका। जब उन्होंने कुर्बानी दी मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों ने उनको नगीना से सांसद बना के भेज दिया। उस कुर्बानी को पूरा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुसलमानों के लिए काम करेंगे, दलितों के लिए काम करेंगे, तो ये कौम, दलित और मुसलमान ऐसे नहीं है कि किसी का एहसान उठा के रखें। उनको वो लगातार सपोर्ट करते रहेंगे, चाहे मैं उनके साथ हूं या साथ में नहीं हूं। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे लेके चलते हैं, कैसे लेके नहीं चलते हैं। जहां तक मेरी पर्सनल बात है, मेरी पर्सनल बात यह है कि मेरा अपना एक मिशन है। हर इंसान का एक मिशन होता है। मैं, जो डॉक्टर अंबेडकर साहब का मिशन था जी, जो बेसिकली बहुजन समाज का मिशन है, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, आदिवासी, जिन पर जुल्म हुआ है हजारों साल से, इनको ताकत मिले। अब इनको ताकत मिलने के लिए यहां पर इस कौम को, यानी इन लोगों को एकजुट करना मेरा काम है। तो मुझे कोई ताज नहीं चाहिए, मुझे कोई ये नहीं चाहिए कि साहब मैं उनके साथ फोटो फ्रेम में रहूं या मेरे साथ वो फोटो फ्रेम में रहे। मेरा वहां मकसद पूरा हो गया। सीएनआरसी में उन्होंने आंदोलन किया, मुसलमान ने उनको नेता बना दिया, मेरा मकसद वहां पूरा हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक मुसलमान और दलित में एक मित्रता बढ़ गई। दिल्ली राइट्स हुए, कोई दलित मुसलमान से नहीं लड़ा, एंड मुसलमान भी किसी दलित से नहीं लड़े। तो ये हमारे आंदोलन की कामयाबी है। और इस तरह के जब आंदोलन को हमने और बड़े लेवल पे पहुंचाया, अब देश के अंदर क्या है, पूरे देश के अंदर अब दलित मुसलमान से नहीं लड़ता, ना मुसलमान दलित से लड़ता है। तो यहां पर कल हमने उनको साथ में किया, आज हम डॉक्टर उदित राज साहब के साथ में कर रहे हैं। और इसमें जो हमने एक परिसंघ बनाया, डोमा, क्योंकि डॉक्टर उदित राज साहब दरअसल एक विद्वान व्यक्ति हैं, आईआरएस हैं, रिजाइन किया आईआरएस से, आईआरएस की पोस्ट से, कमीशन का पोस्ट से। तो एक जो विद्वान होता है और एक होता है हुड़दंगी। हुड़दंगी फॉर द टाइम बिंग हमें अच्छा लगता है, जैसे हैदराबाद वाली भाई साहब हमारे, ठीक है, वो तमाम स्पीच से लोगों के जज्बात को उभार देते हैं, तमाम चीजें हो जाती, तो फॉर द टाइमिंग अच्छा लगता है, बट वो लॉन्ग टर्म में जाकर नुकसान करता है। तो हमें बुद्धिजीवियों की जरूरत है। तो बेसिकली हमने, चूंकि बुद्धिजीवी हैं वो, और उनको तमाम चीजें देखी, तमाम सब कुछ किया, तो उनको भी इस मूवमेंट से जोड़ने के लिए, जो हमारा मूवमेंट है, फिर हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको डोमा कहा गया। कहता है। वो उसके नेशनल प्रेसिडेंट है, मैं उसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, ठीक है। तो काम हम भी वही कर रहे हैं।
जो चंद्रशेखर साहब के साथ में दलित, कर रहे थे। ओबीसी, मुस्लिम, आदिवासी, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड आदिवासी सेक्टर। माइनॉरिटी में मुस्लिम भी आती हैं, पारसी भी आती हैं, क्रिश्चियन भी आती हैं, सब लोग आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली ये 4 लोग मिलकर के 85% बनती हैं देश का। तो इन देश के 85% को मजबूत करने की हमारी कवायद है जी। अब फोटो फ्रेम से कोई मतलब नहीं है कि साहब ठीक है आप एमपी हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, अपना बढ़िया काम करेंगे, लोग उनको नवाजते रहेंगे, बढ़िया काम नहीं करेंगे तो लोग उनको हटा देंगे। अब जैसे पहले बहन जी दलित समाज के लिए काम करती थी, तो दलित 4-4 बार मुख्यमंत्री उनको बना दिया, ठीक है, लेकिन अब वो दलित समाज को बेचने लगी। अब वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई। यही आरोप उदित राज जी लगा रहे हैं, मैंने देखा। आरोप नहीं लगा रहे, ये तो हकीकत बात है ना। अब बताइए आप, देखिए चंद्रशेखर साहब, चंद्रशेखर आजाद, वो एमपी बन जाते हैं नगीना से, पहली बार इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए। बहन जी का तो कोई कैंडिडेट नहीं जीता, क्योंकि वो बेचते हैं दलितों के वोटों को भी, मुसलमानों के वोटों को भी। तो बेसिकली इस आंदोलन को खराब कर रही है बहन जी। अपनी जो उन्होंने अकूत संपत्ति कमाई है, मैं आज आपके माध्यम से एक रिवलेशन और कर दूं, उन पर आय से अधिक संपत्ति का जो केस चल रहा है, जिसकी शुरुआत हुई है, वो पीआईएल मैंने करी थी बहुत पहले। तो आय से अधिक संपत्ति का जो केस चल रहा है, बेसिकली उसको बचाने के लिए, अपने आप को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए पूरे आंदोलन को बेच दिया आपने। भाई आप नहीं कर सकते, खत्म हो, हट जाइए ना आप। जरूरी अपने भतीजे को ही, अपने रिश्तेदार को आप उसका वो नायक बनाएंगे? बिल्कुल। बहुजन समाज को आप पूरे देखिए, इसकी पूरी राजनीति को देखिए आप। अंबेडकर साहब का कांशीराम का कोई रिश्ता नहीं, अंबेडकर साहब नेता थे, कांशीराम जी नेता बने। कांशीराम का और बहन जी का कोई आपस में रिश्ता नहीं, बहन जी बनी। तो इसमें जो उत्तराधिकारी होता है, बेसिकली वो खून से नहीं होता है, कुर्बानियों से होता है, कुर्बानियों से होता है, ठीक है। और कुर्बानियों से होता है, इस कुर्बानियों को देने के लिए जो भी आएगा, डॉक्टर उदित राज साहब कुर्बानियां दे रहे हैं, या चंद्रशेखर साहब ने कुर्बानियां दी है। अब बहन जी का कोई एकाधिकार हो गया इसके ऊपर, या वो उसके बिल्कुल मालिक हो गई? तो आप बिल्कुल इस तरह से बिहेव कर रहे हो कि साहब सबके मालिक हो। यही तो डॉक्टर उदित राज साहब ने कहा कि भाई अब बहुत हो गया, आपने गला घुटने का काम कर दिया, हट जाइए ना, एक तरफ जाइए। यही टॉपिक बनाया जा रहा है कि उदित राज जी ने कहा है कि मायावती जी का अब गला घुटना है। देखिए ये कहावत होती है, तो जैसे मैं कहूं कि साहब संविधान की हत्या कर दी, तो क्यों छुरी से या गोली से हत्या कर दी? कहावत होती है। तो गला घोट देना, जैसे आप उन्होंने कहा कि जैसे बहन जी ने इस बहुजन समाज के मूवमेंट का गला घोटा है, बहुजन समाज का गला घोटा है, तो बहन जी ने क्या किसी को जाके किल किया क्या? तो उसी संदर्भ में वो बात है कि इनका गला घोटने की बात है। यानी कि जिस तरह से आपने आंदोलन को खत्म कर दिया, यानी आपने आंदोलन को बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया, तो गेट रिड ऑफ मायावती। अब बहन जी साहब दूर हो जाइए साहब, यह आपके आंदोलन को बेच दिया है, खत्म कर दिया है। और उसी में उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे ये कहा, डॉक्टर उदित राज साहब ने क्लैरिफाई भी किया कि मेरी ये बात जो मैं गला घोटने की बात की है, इसको ये नहीं माना जाए कि तलवार से या बंदूक से उससे उसको गला घोट दिया जाए, उसका जमाना नहीं है। अब ये राजनीति का जमाना है, पॉलिटिक्स का जमाना है, वोटों की बात है। उसी जरिए से, जिस जरिए से वो ये मुख्यमंत्री बनी, उस जरिए से उनको खत्म करा जाए। तो जो ये आखिरी सवाल है, उसके बाद अहमद तमाम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का जो आप बता रहे हैं मायावती ने गला घोटा है, इसकी मुहिम आप पूरी जगह लेकर चल रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा भी। तो इसका फायदा किसको पहुंचने वाला है? कांग्रेस पार्टी को या आजाद समाज पार्टी को, या आप अपना संगठन बनाकर फिर आगे कुछ पॉलिटिकल करने की कोशिश आपकी तैयारी है? का फायदा पूछ रहे हो? जो आप एक मुहिम चला रहे हैं कि मायावती जी ने आंदोलन का गला घोट दिया, यहां पर ये हमारी मुहिम नहीं है, तो फैक्ट है। हाँ फैक्ट। अब जैसे यूसीसी के बारे में आपने बात करी, मैंने फैक्ट बताया, लोगों को पता नहीं है। अब लोग चूंकि बहुत ज्यादा सीधे होती है, देखिए दलित समाज के, मुस्लिम समाज के, आदिवासी समाज के, ओबीसी समाज के लोग बहुत सीधे हैं। तो ये जब लोगों में उनको तो बताना पड़ता है, ठीक है, लोगों में जागरूकता आ गई, अब लोग जागरूक होंगे तो वो आपसे पूछेंगे भी कि ठीक है अब हमें बहन जी को वोट नहीं देना, वोट किसको करना है? तो इसका फायदा शाहिद अली जी कांग्रेस पार्टी को करवाएंगे या आजाद समाज पार्टी को करवाएंगे या कोई अपना एक कैंडिडेट उतारेंगे, ऐसा कुछ तैयारी है? देखिए मेरी बिल्कुल, मैं आपको आपके बहुत सीधा सा आपका सवाल है, मैं सीधा सा बिना घुमा फिरा के मैं जवाब देता हूं। दलित, ओबीसी, मुस्लिम, आदिवासी समाज को जहां से फायदा हो सकता है जी, जहां से हुक्मरान की बात छोड़ दीजिए आप अभी, ठीक है, अभी तो बेसिक लाइफ की हमारे लिए दिक्कत पड़ी हुई है,
ठीक है, जहां से हमारा बेसिक सर्वाइवल हो सकता है। यूसीसी जैसे कानून लेके आ रहे हैं। जब ट्रिपल तलाक का कानून लेके आए तो बहन जी के एमपीज ने पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट किया था उसको। इसीलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी जब छोड़ी थी मैंने किया तो एंटी मुस्लिम, एंटी दलित है। आप चुनाव भी लड़ चुके क्योंकि हैं। एंटी दलित में क्यों कह रहा हूँ कि जब आप एक कॉम्बिनेशन को तोड़ रहे हो, मुस्लिम और दलितों के कॉम्बिनेशन को आप तोड़ रहे हो, तो बेसिकली आप पूरे बहुजन मूवमेंट के खिलाफ हो गए। तो आप तो माननीय कांशीराम जी के भी खिलाफ हो गए, डॉक्टर अंबेडकर साहब के भी आप खिलाफ हो गए। तो अब ये जो चीज है, इस बहुजन मूवमेंट को जहां से भी फायदा हो सकता है, ठीक है, वहां से फायदा होने की बात है। अब जो डॉक्टर आपके ये राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर मेहनत कर रहे हैं और दलित समाज के लिए अभी उन्होंने कल परसों ही स्टेटमेंट दिया कि भाई पढ़ाइए इनको, अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते हो आप। कितनी बढ़िया उन्होंने बात करी है। मनरेगा छोड़ दीजिए आप, किसानों के लिए जो उन्होंने कर दिया। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं। कांग्रेस राहुल गांधी से पहले की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस राहुल गांधी के बाद की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है। वो बेसिकली कांग्रेस राहुल गांधी के बाद, यानी जब से राहुल गांधी आए, ये देश को आगे बढ़ाने वाली है। और जो हमारा मूवमेंट है, वो मूवमेंट हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, वो कांग्रेस का भी नहीं है, आजाद समाज पार्टी का भी नहीं है, बीएसपी का तो कतई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है। बेसिकली ये मूवमेंट जो है हमारा इस बहुजन समाज को ताकतवर बनाने का है। और जब ताकतवर समाज बनेगा तो लीडर वो अपना आप खोज लेगा, कौन लीडर होगा या कहां से हमारी बात होगी। लेकिन साथ साथ जो आपने पूछा, तो मैंने बताया कि राहुल गांधी और राहुल गांधी वाली कांग्रेस ये देश के लिए उतनी जरूरी है कि जैसे हमें जीने के लिए पानी की जरूरत होती है या सर्वाइवल के लिए हमें रोजी रोटी की जरूरत होती है, उतनी ही जरूरत कांग्रेस की, राहुल गांधी वाली कांग्रेस की देश के लिए है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके शाहिद भाई, और सारे टॉपिक्स पे आपने बड़े मुखर होकर बात करी। ये थे शाहिद अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको आज के टॉपिक बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि इसमें हमारी लाइफ से, वे ऑफ लाइफ जो हमारी होनी चाहिए, उससे जुड़े हुए टॉपिक्स थे। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे पॉडकास्ट को शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलिए, पर हमें अपना प्यार देना ना भूलिए। हमारे चैनल यूसीसी वाला, खास तौर से यूसीसी वाला जो टॉपिक है वो ये बहुत मेरी ही रिक्वेस्ट है सबसे अहम है, और इतना अहम है कि वो हर एक इंसान को पता होना चाहिए। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, दायसार के शो को प्यार दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।